हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम राजनीति विज्ञान का पहला पेपर फर्स्ट ईयर का राजनीतिक सिद्धांत का टॉपिक समानता के बारे में बात करेंगे। समानता के बारे में कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने समानता का अर्थ क्या है, समानता की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। उसके बाद इसका अर्थ क्या है, समानता की क्या क्या लक्षण है और समानता के कौन कौन से रूप है, जिसमें नकारात्मक समानता एवं सकारात्मक समानता, नेगेटिव इक्वलिटी एंड पॉजिटिव इक्वलिटी के बारे में बातचीत की थी। आज आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम लोग समानता के प्रकारों के बारे में बात करेंगे और इस समानता का जो टॉपिक के साथ में आपके बीए प्रथम वर्ष का जो पहला पेपर है, इस पहले पेपर की तीसरी जो यूनिट है, तीसरी यूनिट का ये अंतिम जो टॉपिक है, और इसी के साथ ही तीसरी यूनिट भी आपके कंप्लीट हो जाएगी। विद्यार्थी ध्यान दें, आप लोग अपना अध्ययन क्रम नियमित रूप से जारी रखें। हम लोग यूट्यूब के माध्यम से आप के समक्ष जो अध्ययन अध्यापन कार्य इसको सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं। राज्य सरकार भी आपके प्रति बहुत ही गंभीर है, लेकिन कोविड-19 की वजह से हम लोग ऑफलाइन क्लासेज है वो नहीं प्रारंभ कर रहे, इसलिए ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से आपके समक्ष यूट्यूब वीडियो के माध्यम से मोस्ट यहाँ पूरे लगभग पूरा सिलेबस है वो आपके हम एज ए क्लास की तरह पूरा करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और एग्जाम से संबंधित भी किस टाइप की जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं या प्रत्येक टॉपिक में से किस टाइप की जो प्रश्न एग्जाम में आते हैं या पिछले एग्जाम में इस प्रकार के जो प्रश्न आए हुए हैं, तो उसके माध्यम से उसके लिए भी हमने एक परीक्षा मंथन अलग से कार्यक्रम शुरू किया है। और उस परीक्षा मंथन कार्यक्रम के अंतर्गत हम सप्ताह में एक बार आपके समक्ष इस प्रकार का वीडियो डालने का प्रयास करेंगे, जिसमें टॉपिक के संबंध में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चनों के क्वेश्चन और उसके जो आंसर किस प्रकार से दिए जाते हैं, उसकी शब्द सीमा क्या होती है, उसका प्रारूप कैसे लिखते हैं, उस प्रकार के जो वीडियो के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलो आज हम बात करते हैं कि समानता के प्रमुख जो प्रकार कौन कौन से उसके बारे में बात करते हैं। समानता के प्रमुख प्रकार, समानता के कौन कौन जो प्रकार है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राकृतिक समानता के बारे में बात करते हैं। प्राकृतिक समानता प्राकृतिक समानता के बारे में आप जानते हैं कि प्रकृति के द्वारा जो इक्विलिटी हमारे समक्ष उपस्थित की जाती है, यानी कि प्रकृति हमारे साथ में किस प्रकार का जो न्याय करती है, प्रकृति के द्वारा किस प्रकार का हमारे समक्ष जो समानता कहते हैं। क्योंकि हम प्रकृति में देखते हैं कि प्रकृति में मनुष्य जन्मत समान होता है, अर्थात प्रकृति ने सभी को समान बनाया है, असमानता कृत्रिम और समाज की देन मानी जाती है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जो प्राकृतिक समानता होती है, जिस प्रकार से हम रूसो की जो कोटेशन के बारे में देखते हैं, रूसो ने कहा था कि मनुष्य का जो जन्म है वो स्वतंत्र होता है, लेकिन वो तमाम प्रकार की जो जंजीरें से जकड़ जाता है। तो इसका अर्थ ये लगाते हैं कि जो समानता है, यानी कि प्रकृति के द्वारा जो व्यक्ति के बीच में जो भिन्नता है वो नहीं की जाती है। प्रकृति के अनुसार व्यक्ति का एक फ्री बॉर्न होता है, यानी कि स्वतंत्र जन्म होता है, और समाज के द्वारा उस पर विभिन्न प्रकार के जो प्रतिबंध आरोपित किए जाते हैं, जाति है, धर्म है, इस प्रकार से आपको पहनना है, ये खाना है, तो इस प्रकार के जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं ये समाज के द्वारा बनाई जाती है। तो मनुष्य के देने, लेकिन यहाँ कहते हैं कि प्राकृतिक दृष्टि से व्यक्ति के बीच में समानता पाई जाती है। और वो कहते हैं कि असमानता ये कृत्रिम है या समाज की देन मानी जाती है। इसके जो समर्थक प्रमुख रूप से होते हैं पॉलीबियस है, सिसरो है, हॉब्स, लॉक और रूसो और कार्ल मार्क्स है। ये जो व्यक्ति है ये प्राकृतिक समानता के बारे में अपनी पैरवी करते हैं। दूसरी हम बात करते हैं कि सामाजिक समानता। दूसरी हमारी है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता के बारे में कहते हैं कि समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को समान दृष्टि से देखा जाए, यानी कि जो सोशल इक्वलिटी की जहां बात करते हैं कि जो समाज में यानी कि सभी के साथ में समान व्यवहार किया जाए, यानी कि समाज के समक्ष है स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, या किसी भी जाति धर्म लिंग का हो, तो इस प्रकार की जो असमानता या भिन्नता है, इन भिन्नता असमानता या विषमता का अंत किया जाना चाहिए। सामाजिक स्तर पर व्यक्ति के समक्ष सभी प्रकार की जो व्यवस्था है वो समान रूप से स्थापित की जानी चाहिए। जैसे हम योनो में जहाँ बात करते हैं कि ये सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार की, जैसे राइट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था,
जहां हम संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो एक मानवाधिकारों की जो घोषणा की गई थी 1948 में, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि अगर यूएनओ की जो घोषणा थी, यूएनओ ने 1948 में एक जो मानवाधिकार को लेकर के जो घोषणा की थी, तो मानवाधिकार क्या है, इन इक्विलिटी को समाप्त करने की बात करता है। वो कहता है कि मनुष्य के बीच में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं की जानी चाहिए, और उन्होंने तमाम प्रकार के जो एक अधिकार होते हैं वो मनुष्य को एक ह्यूमन होने के नाते उनको एक ह्यूमैनिटी के साथ में जीवन जीने के लिए इस प्रकार से अधिकारों की जो पैरवी है उन्होंने तो की थी। तो 1948 में उन्होंने एक यूनिवर्सल रूप से देखते कि विश्व मानवाधिकार आयोग के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी, और धीरे धीरे जो राज्य थे, राज्यों ने भी इस प्रकार से जो मानवाधिकार जो अधिकार दिए गए थे मनुष्य को, तो उनके ऊपर उन्होंने संविधान में भी पैरवी की थी। अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी हमारे संविधान का भाग 3 12 से 35 के बीच में इस प्रकार के अधिकारों की बात की जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि नागरिक या कानूनी समानता है। नागरिक या कानूनी समानता है। नागरिक कानून यानी कि नागरिक होने, आप किसी भी राज्य का नागरिक होने के नाते आपको किस प्रकार से समानता मिलती है, या उस राज्य का आप नागरिक होने के नाते आपको संविधान के द्वारा प्रदत्त कौन कौन सी जो अधिकार या स्वतंत्रताएं या समानताएं आपको जो मिलती है, तो उसके बारे में भी कहा जाता है। तो इसके जो अर्थ हैं, इसमें हम दो प्रकार के अर्थों को भी इसको समझ सकते हैं। जैसे पहला है कानून के समक्ष समानता। क्या है? कानून के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समान हो, विधि के समक्ष समानता। अगर हम भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 पढ़े तो इसमें 14 में बताया जाता है कि व्यक्ति विधि के समक्ष या समान है, या कानून के समक्ष समान है। यानी कि कानून व्यक्ति को एक ही दृष्टिकोण से देखता है। कानून किसी भी प्रकार की भिन्नता को अस्वीकार करता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कानून की नजर में क्या है, व्यक्ति समान माना जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राज्य के कानूनों की दृष्टि से समस्त मनुष्य समान होते हैं। भारतीय संविधान में भी इसका उल्लेख किया गया है, और प्रोफेसर जो डाइसी उन्होंने कहा था कि कानून के समक्ष सभी समान होने चाहिए। और हमारे संविधान की जो बात की, संविधान की भाग 3 जिसमें हमने 12 से 35 के बीच में फंडामेंटल राइट के बारे में बात की है, तो वहां का जो आर्टिकल 14 है, जो आर्टिकल 14 है, तो इसमें 14 में बताया गया कि कानून के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानूनी दृष्टि से सभी व्यक्ति क्या है, समान है। कानून के रूप में उसके साथ में किसी प्रकार की जो भिन्नताएं या विशेषाधिकारों को समाप्त करने की बात की जाती है। और दूसरा है कानून का समान संरक्षण, यानी कि कानून का समान रूप से संरक्षण किस प्रकार से किया जाएगा। तो राज्य के कानून द्वारा दंड या सुविधा प्रदान करने में व्यक्ति में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं की जाएगी। यानी कि राज्य के द्वारा जो अगर किसी व्यक्ति के एक अपराध के रूप में उसको दंड दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये नहीं करोगे कि अगर कोई आदमी गरीब है तो इसको ज्यादा दंड दोगे, या कोई व्यक्ति अमीर है तो उसको कम दंड दोगे, क्योंकि समान रूप से अपराध की प्रकृति है। तो ऐसी स्थिति में समान रूप से वो व्यक्ति दंड का भागीदार भी बनेगा। तो इस प्रकार से कानून की समान रूप से संरक्षण की पैरवी इसमें की जाती है। रूसो ने सोशल कॉन्ट में सभी नागरिकों के लिए कानूनी समानता प्रदान करना नागरिक समाज की प्रमुख विशेषताओं में आता है। यानी कि रूसो ने जो अपना जो पुस्तक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता सिद्धांत नाम से उसने सामाजिक समझौता पर एक बुक्स लिखी थी, और उसने कहा था कि मनुष्य को सभी मनुष्य को एक नागरिक दृष्टिकोण से समान रूप से स्थान दिया जाना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि राजनीतिक समानता की बात करते हैं, पॉलिटिकल इक्विलिटी। राजनीतिक समानता, राजनीतिक समानता पॉलिटिकल इक्विलिटी की हम बात करते हैं कि बिना किसी प्रकार के भेदभाव के समाज के समस्त नागरिकों को राज्य की राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी का समान रूप से अवसर प्राप्त होना चाहिए। यानी कि पॉलिटिकल दृष्टिकोण से या राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो राजनीतिक दृष्टिकोण से जो सत्ता की जो भागीदारी होती है, सत्ता की जो भागीदारी होती है, उस भागीदारी में सभी लोगों को एक इक्वल रूप से अधिकार मिलना चाहिए। यानी कि हम जैसे एक पॉलिटिकल राइट के बारे में पढ़ते हैं कि व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, मतदान देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, कोई भी संगठन का सदस्य बन सकता है, संगठन स्थापित कर सकता है,
या निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से हम पॉलिटिकल राइट की बात करते हैं, तो जहाँ पॉलिटिकल राइट के साथ में पॉलिटिकल इक्विलिटी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको एक समान स्वतंत्रता तो प्रदान की जाती है, लेकिन अगर स्वतंत्रता के साथ साथ में अगर आपको ये अधिकार को समाप्त कर दिए जाते हैं या आपके साथ में भेदभाव किया जाता है, भिन्नता की जाती है किसी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर, अगर आपको पॉलिटिकल इक्विलिटी प्रदान नहीं की जाती है तो आपके साथ में विषमता पैदा हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में राज्य का जो दायित्व बनता है कि राज्य राजनीतिक जो प्रक्रिया होती है, राजनीतिक प्रक्रिया में सभी व्यक्तियों के साथ में समान दृष्टिकोण स्थापित की जाए, यानी कि किसी प्रकार की जो भिन्नता या भेदभाव स्थापित नहीं की जाए। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसे पॉलिटिकल इक्विलिटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आता है आर्थिक समानता, यानी कि इकोनॉमिकल ये इक्विलिटी की बात करते हैं कि आर्थिक रूप से जो समानता है, क्योंकि आर्थिक जो समानता होती है, आर्थिक समानता की महत्व भी बहुत ही ज्यादा इसका मायने रखता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स इसके प्रमुख रूप से समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने कहा था कि समाज में उत्पादन एवं संपत्ति का जो न्यायोचित वितरण होना चाहिए, यानी कि समाज में जो उत्पादन और वितरण है, वो उत्पादन और वितरण का एक उसका जो वितरण होता है वो न्यायोचित हो, यानी कि सभी लोगों के बीच में समान रूप से होना चाहिए। किसी एक वर्ग के हाथ में सारी संपत्ति एकत्र न हो, इस बात का राज्य ध्यान रखे। धन की असमानता दूर की जाए, अमीरी गरीबी का जो भेद है, इस प्रकार के जो भेद को समाप्त किया जाए, क्योंकि जब तक हम राज्य में आर्थिक समानता की जो बात नहीं करेंगे, आर्थिक जो समानता होती है, इस आर्थिक समानता, क्योंकि आर्थिक समानता के पीछे बहुत से सारे फैक्टर होते हैं। आर्थिक असमानता की या आर्थिक जो विषमता होती है, इन आर्थिक विषमता के कारण व्यक्ति की कई प्रकार के जो अधिकार है, उस अधिकारों से व्यक्ति वंचित रह जाता है। और इस बारे में प्रोफेसर लॉस्की ने भी कहा था कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का महत्वहीन है। यानी कि हम लोग अगर पॉलिटिकल इक्विलिटी की जहां बात करते हैं, तो अगर जब तक आपको इकोनॉमिकल इक्विलिटी या आर्थिक समानता प्राप्त नहीं होगी, तब तक आपके लिए पॉलिटिकल समानता, ये पॉलिटिकल इक्विलिटी की कोई वैल्यू नहीं की जाएगी। इसलिए व्यक्ति को आर्थिक, क्योंकि जब हम संविधान बना रहे थे तो उसमें भी बात लेती कि हम राजनीतिक समानता तो प्रदान कर देंगे, एक व्यक्ति को एक मत का जो अधिकार मिल जाएगा, लेकिन जब तक हम आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं करेंगे, जब तक हम आर्थिक समानता की जो बात नहीं करेंगे, हम अमीरी और गरीबी के भेद को खत्म नहीं करेंगे, तब तक इस प्रकार की जो जितनी भी बाकी प्रकार की आपकी जो समानता स्वतंत्रता है, उसका कोई मूल्य नहीं होगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भी कहा था कि एक भूखे व्यक्ति के लिए भोजन का महत्व होता है, उसके लिए मत का कोई मूल्य नहीं होता है। क्योंकि जब तक व्यक्ति को आर्थिक रूप से व्यक्ति संपन्न नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में हम लोग उसको ये समानता की बात है वो करना अधूरी महसूस होती है। इसलिए आर्थिक समानता है वो बहुत ही जरूरी है। और इसके बारे में जो कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स ने भी बहुत बड़ा सिद्धांत दिया था इसको लेकर के, और उन्होंने कहा था कि इस प्रकार से जो अमीरी जो गरीबी है, जो वर्ग संघर्ष का जो या वर्ग जो भिन्नता होती है, उसको समाप्त की जानी चाहिए। उसके बाद हम बात करते कि रूसो ने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें भी सरकार की जो नीति, उन्होंने कहा कि सरकार की जो नीति इस प्रकार या ऐसी होनी चाहिए कि न तो ये अमीरों की संख्या बढ़ने दे और न गरीबों की संख्या, क्योंकि अगर अमीर ज्यादा बढ़ेंगे या गरीब ज्यादा बढ़ेंगे तो दोनों ही प्रकार की जो स्थिति वो देश के लिए खतरा बन सकती है। अगर देश में ज्यादा अमीरों की संख्या हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों का शोषण वो बढ़ जाएगा। और अगर राज्य में गरीबों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में राज्य के विकास का जो अधिकांश जो फंड है, वो फंड गरीबों को ऊपर उठाने में लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों प्रकार की जो स्थिति, वो दोनों प्रकार की स्थिति वो खराब मान जाती है। तो रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी इस प्रकार की वार्तालाप को समझाने का प्रयास किया है कि व्यवस्था इस प्रकार से हो कि राज्य में न तो ज्यादा गरीब हो न ही ज्यादा अमीर हो, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोध भी है और एक दूसरे की पूरक भी है। तो जहां पर हम स्वतंत्रता और समानता की बात करते हैं, तो ये एक तरह से एक दूसरे के परस्पर जुड़ी हुई जो कॉन्सेप्ट, जो अवधारणा है। तो इस प्रकार से आज के इस यूट्यूब वीडियो में हमने समानता के प्रमुख प्रकारों के बारे में बातचीत की है, बताने का प्रयास किया है। इस टाइप के एग्जाम में 7 नंबर का क्वेश्चन भी कई बार पूछते हैं, कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि इस प्रकार से बताइए कि प्रमुख रूप से कौन कौन से समानता है, उसके नाम बताइए। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। तो आज ये जो आपकी जो तीसरी जो यूनिट है, ये जो तीसरी यूनिट में जो विशेष रूप से आप लोगों ने देखा होता है, इसमें जो कॉन्सेप्ट की जो अवधारणा है, जैसे स्वतंत्र संप्रभुता, तो हमने संप्रभुता के बारे में अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में आस्तीन का संप्रभुता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय की अवधारणा, अधिकार। तो इस प्रकार से ये जो आपकी अवधारणा थी,
और आज इसके समानता की अवधारणा के साथ में ही आपकी ये जो टॉपिक यूनिट है 30 यूनिट बिल्कुल समाप्त हुई है। धन्यवाद।